नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पति का अनोखा सबक। सुरेखा जी आज सुबह सुबह ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर से लगातार खटपट की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी कि तभी उनके बेटे राहुल की भी जल्दी आंख खुल गई थी। अपनी पत्नी रीचा की तरफ देखते हुए बोला, अरे इतनी सुबह सुबह रसोई में कौन है? सुबह सुबह कौन काम कर रहा है? रसोई में हमारे घर में क्या कोई काम कर रहा है? जरा देखो तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही राहुल उठने लगा तभी रीचा बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब के ही अपनी नींद खराब कर रहे हो, सो जाओ। रसोई घर में तुम्हारी माँ के अलावा और भला कौन हो सकता है? तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में हमारी नींद रोज सुबह सुबह ही खराब कर देती है। ना जाने क्या क्या करती रहती है सुबह सुबह तुम्हारी माँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। मेरी नींद खराब कर दी है। कोई काम धंधा तो है नहीं, उन्हें घर का काम करते करते कितना समय हो गया है। उनके घुटनों में भी दर्द रहता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए समय निकल जाता है और दर्द भी गायब हो जाता है। और फिर अगर कोई काम करने को कह दो तो फिर दर्द का बहाना बनाने लगती है। लेकिन अगर बाहर घूमने की बात हो तो सब कुछ दर्द वगैरह खत्म हो जाता है और यहाँ हमें नींद आए या ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो पूरा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से तुम्हारी माँ है कि खटपट करती रहती है, चैन से नींद भी नहीं आने देती। ऐसा कहते हुए रीचा ने सुबह सुबह ही अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया था। तभी राहुल ने कहा, अरे रीचा, तुम भी जानती हो कि माँ के घुटनों के दर्द की बीमारी के कारण डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है और वैसे भी इतना काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। उसमें भी साफ सफाई करने के लिए हमने नौकरानी लगाई हुई है। बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग काम वाली लगा रखी है। सिर्फ खाना ही तो तुम्हें पकाना होता है और उसमें भी तुम्हें माँ सहायता करती है। सब्जियाँ छीलने काटने तक का सारा काम माँ तुम्हें करके देती है। तुम्हें करना ही क्या पड़ता है, फिर भी ना जाने क्यों तुम पूरा दिन खटपट करती रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो और यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ को तो तुम जानते ही हो, शाम को ही घर पर कहाँ बैठी रहती है, सत्संग सुनने के लिए मंदिर चली जाती है। घर पर तो उनका बिल्कुल दिल ही नहीं लगता है। अरे जब उन्हें घर का काम करना पसंद ही नहीं है तो उन्हें आश्रम क्यों नहीं छोड़ाते हो? तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी राहुल बहुत गुस्से से बोला, रीचा, आज तो तुमने कह दिया, लेकिन आइंदा से कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण सुरेखा जी यह सारी बातें सुन रही थी। उनके कानों तक सारी बातें जा रही थी। बहू की ऐसी बातें और ऐसे विचार जानकर उनके दिल को तो बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहना जरूरी समझा और मुरझाए हुए फीके से मन से पार्क में चली गई। सुबह के नाश्ते के बाद सुरेखा जी दोपहर की सारी साग सब्जी को लेकर काटने बैठ गई। इस समय रीचा अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ, जरा अपनी सहेली नेहा के पास जा रही हूँ और हमें आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी सुरेखा जी अपनी बहू से बोली, बहू, अगर तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरा चश्मा भी टूट गया है, उसको भी सही करवाती लाना। अब राहुल से क्या कहूँ, वह तो बहुत ही बिजी रहता है और रात को ही घर वापस आता है। तुम बाजार तो जा ही रही हो, मेरा चश्मा तुम ही बनवाती लाना। तभी रीचा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी,
इस महीने बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी की शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चला लीजिए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मा के बिना आप नहीं कर पाएंगी। अगले महीने ही मैं आपका चश्मा बनवा कर ले आऊँगी। तो सुरेखा जी बोली, ठीक है बहू। फिर रीचा अपना पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना सुरेखा देवी जी को बहुत ही मुश्किल होती थी। एक दिन उनका पोता उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था, तभी उसने पानी मांगा। दादी माँ, मुझे पानी दे दो। सुरेखा जी पानी लाने के लिए जब रसोई में गई तो बिना चश्मे के होने के कारण उन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही रीचा ने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी तो गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। गिलास को देखकर आग बबूला हो गई और रीचा बोली, हे भगवान, दो आंखें दी हैं, देखकर काम नहीं कर सकती क्या? आप मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया है। आपने बिना किसी मतलब के इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। रीचा की आवाज़ सुनते ही राहुल भी बाहर आया और आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगा, अरे क्या हो भी गया है? तुम सुबह सुबह इतनी क्यों चिल्ला रही हो? अरे राहुल, देखो ना, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया है। जानते हो यह मेरी माँ ने कितने प्यार से मुझे दिया था। तभी राहुल ने कहा, अरे रीचा, तुम भी बिना बात के ही तमाशा बना देती हो। गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने की भला कौन सी बात है? क्या बात है, बिना बात के ही तुम बतंगड़ बना देती हो। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे ही सीखे। राहुल ने अपनी माँ की ओर चिंता भरी नज़रों से देखा और कहने लगा, माँ, आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं पहनती हो? इसी कारण ही शायद आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा। बेटा, मेरा वह चश्मा टूट गया है। अभी सुरेखा देवी जी कुछ बोलने ही वाली थी कि रीचा ने राहुल की बात को काटते हुए कहा, अरे तुम भी ना कैसी बातें करते हो। भगवान ना जाने कौन सी दुनिया में घूमती रहती है। तुम्हारी माँ बिना मतलब के ही मेरा नुकसान कर दिया। और रीचा अपने कमरे में यह बड़बड़ाती हुई चली गई। सुरेखा देवी जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल रीचा पर अपनी हाई सोसाइटी में रहने वाली सहेलियों का काफ़ी असर दिख रहा था। इसकी अधिकतर सहेलियां या तो अपनी सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग दृष्टि या घर गृहस्थी बसा चुकी थी, फिर उन्हें वृद्ध आश्रम में भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपना स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उन्हें अपने सास ससुर के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। उनकी देखा देखी में ही रीचा भी अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने का ही सोच रही थी। उसके ऊपर अपनी सासू माँ को वृद्ध आश्रम में भेजने का भूत सवार था। अक्सर रीचा फोन पर ही चिपकी रहती थी। कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सासू माँ की बुराइयां करती थी तो कभी अपनी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती थी। एक दिन जब रीचा अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी भाभी बातें सुनकर सुरेखा जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर के बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनने की देर थी कि रीचा एकदम सुरेखा जी पर बरस पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? रीचा के इस तरह के व्यवहार से सुरेखा देवी जी एकदम खड़ी की खड़ी रह गई थी, लेकिन कहती भी क्या और किससे कहती। बहू उनकी सुनने वालों में से नहीं थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन रीचा चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही राहुल कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली। तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। किसी से फ़ोन पर बात नहीं कर सकती मैं। छोटी छोटी सी बातों पर
तुम्हारी माँ लेक्चर देने लग जाती है। कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। वृद्धाश्रम इन जैसी बूढ़ों के लिए ही तो बना हुआ है, और फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका भी दिल लगा रहेगा। तभी राहुल बोला, ऋचा अगर कुछ समझती है तो तुम्हारे भले के लिए ही माँ तुम्हें समझाती होंगी, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी भी वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लानत है मेरे जैसा बेटा होने पर। तभी ऋचा बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखता ही नहीं है। फिर राहुल ने कहा, ऋचा तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का ही था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी, और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया करती थी। दिन रात मेहनत करते हुए मेरी माँ ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचा दिया कि मैं आज इस इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक इच्छा को पूरा करती थी। मेरी माँ कहते कहते ही अमित की आंखों में आंसू आ गए और बोला, ऋचा मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। राहुल की बातें सुनकर ऋचा उस समय तो चुप हो गई, और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति बनी रही। लेकिन जैसे जैसे समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, ऋचा ने कहना शुरू कर दिया। राहुल फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह ऋचा को कैसे समझाए। एक दिन अपने घर में अपनी सारी सहेलियों को शाम को ऋचा ने खाने पर बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आज मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप आज ही उनके लिए चाय और स्नैक्स बनाना आपका काम है। सुरेखा जी कहने लगी, बहू आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, लेकिन बहू की बात मानकर वह दोपहर से ही तैयारियों में जुट गई थी। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल भी उनके आगे फीके पड़ जाते थे। ऋचा की सहेलियों के आने से पहले ही सुरेखा जी लगभग सभी चीज़ बना चुकी होती थी। तभी ऋचा अंदर आई और पूछने लगी, माँ और कितना समय लगेगा, मेरी सहेलियाँ पहुँचती ही होंगी। सुरेखा जी कहने लगी, बहू बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेली आएंगी तो मैं गर्मा गर्म चाय बना दूंगी। उस समय दरवाजे की बेल बजी तो ऋचा ने कहा, माँ जी आप चाय बना दीजिए। ऋचा ने जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी जल्दी से काम निपटाइए। और ऐसा कहकर ऋचा घर का दरवाज़ा खोलने चली गई। नज़र कमज़ोर होने और चश्मा न होने के कारण सुरेखा जी को नमक और शक्कर में फ़र्क समझ नहीं आया। चाय में नमक डाल दिया। तभी ऋचा अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने में जुट गई। बातें करते करते इतनी व्यस्त हो गई कि समय का पता ही नहीं चला। सबके लिए रसोई घर से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे उसी ने बनाए हों। सब लोग बड़े मज़े से सभी चीज़ें खा रहे थे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला जोरों शोरों से चल रहा था। ऋचा की सहेलियों ने पूछा कि यह व्यंजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, किसने बनाए हैं? तो ऋचा कहने लगी, अरे यह सभी मैंने ही बनाए हैं। तभी थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी तो सुरेखा जी गरम गरम चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। सारी सहेलियां व्यंजनों का आनंद बड़े ही अच्छे
तरीके से उठा रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो उनके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। कुछ सहेलियां बस कहती रह गई, अरे यह कैसी चाय बनी है, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। चाय पीनी शुरू भी नहीं की थी कि चाय एक तरफ रख दी। उनका यह व्यवहार देखकर ऋचा हैरान रह गई और उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चख कर देखी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? और आपने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। यह कैसी चाय बनाई है आपने? तो सुरेखा जी बोली, अरे बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ऋचा ही मेरे सामने यह डब्बा रख कर आई थी और चाय तो मैंने ही बनाई है, लेकिन यह डब्बा ऋचा ने ही रखा था। मुझे कुछ अच्छे से नज़र न आने के कारण नमक मुझसे ही गलती से चाय में डल गया था, मुझे माफ़ करना बेटा। तभी ऋचा की एक सहेली जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी उठकर सुरेखा जी के पास आई और उन्हें अपने गले से लगाते हुए बोली, नहीं माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं तो कृपया करके हमसे माफ़ी मत मांगिए। छोटी मोटी गलतियाँ तो सभी से ही हो जाती हैं। उस समय तो ऋचा ने उन्हें कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। जब उसके बाद उनकी सारी सहेलियाँ अपने अपने घर चली गई, ऋचा ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया। आखिर आप चाहती क्या हो? अपनी सहेलियों के लिए मैंने आपको थोड़ा सा काम करने के लिए क्या कह दिया? आपने तो पूरा नमक का डब्बा ही चाय में उड़ेल दिया है। अगर आपने कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह से मेरी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? तभी सुरेखा देवी जी अपनी बहू को कहने लगी, बहू मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से ही किया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डब्बा तुमने ही मेरे सामने रख दिया था। यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं तो जल्दी जल्दी से चाय बना दो, अभी अभी मुझे वह नमक चाय में डाल दिया था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यह सब बातें चल ही रही थी कि राहुल भी घर आ गया था और ऋचा को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा तो ऋचा ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। फिर राहुल कहने लगा, ऋचा थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए। माँ की अब उम्र हो गई है तो कम से कम उनका हाथ तो बटा ही देती, और माँ अपना चश्मा क्यों नहीं पहनती हो? अगर आप अपना चश्मा नहीं पहनती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मुझे बताइए आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी सुरेखा देवी जी बोली, बेटा दरअसल यह बात है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है। हाँ तो क्या हुआ? और मैंने बहू को कहा था कि मेरा चश्मा बनवा दो, लेकिन बहू ने कहा कि इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, अगले महीने मैं आपका चश्मा बनवा दूंगी। फिर राहुल ने ऋचा को कहा, ऋचा अगर तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो तो फिर मेरी माँ भी गलती कर सकती है। ऋचा कहने लगी, मैं भूल गई थी माँ जी का चश्मा बनवाना, आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही। राहुल कहने लगा, तुम छोटी छोटी बातों पर मेरी माँ पर चिल्लाती रहती हो जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारा रोज रोज का इस तरह का व्यवहार मुझे परेशान कर चुका है। राहुल की इतनी बात सुनकर ऋचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ऋचा जोर से चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की ही गलती नज़र नहीं आती। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मैं तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं रखूंगी। ऐसा कहते फिर जब सुरेखा जी की बहू घर छोड़कर जाने को तैयार हो रही थी तो सुरेखा देवी जी अपनी बहू के पास आई और आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, अरे बहू तुम्हें घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्ध आश्रम चली जाती हूँ। तभी राहुल बोला, अरे माँ
तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वह रीचा होगी। अगर उसे आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यह घर छोड़कर जा सकती है। मैं रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान हो चुका हूँ। रीचा अपना सामान पैक करके जब जाने लगी तो राहुल से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ देना। मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर रीचा अपने मायके चली गई, लेकिन राहुल ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह अब इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर सुरेखा देवी जी बहुत ही चिंता में पड़ गई। फिर राहुल के पास आकर बोली, बेटा तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण तुम्हारी घर गृहस्थी खराब हो, यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। वृद्ध आश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर राहुल कहने लगा, नहीं माँ, गृहस्थी इंसान के भरोसे किसी एक के नहीं चलती है, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती है, अब उसे इसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए राहुल ने किसी को फ़ोन लगाया। उधर रीचा जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद उसकी भाभी ने उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब रीचा अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही रीचा के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा है, तुम्हें तो मालूम है कि मैं थायराइड का मरीज हूँ, इसलिए तेल को थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी आपका रोज रोज का काम हो गया है, कभी सब्जी में तेल ज़्यादा बताते हो तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो रोटी को ही रोना रोने लगते हो। मैं तो रोज रोज परेशान हो चुकी हूँ, रोज के इस झंझट से, आपकी खिटपिट से। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टोकी। और फिर रीचा यह कहते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान भी आया ही रहता है, वह अलग से। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आप सब लोगों की खातिरदारी अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। रीचा अपनी भाभी की यह सारी बातें सुनकर हैरान रह गई और फिर बोली, भाभी जरा सी ही तो बात थी, आपने इस बात को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आपने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, थोड़ा तमीज से बात कीजिए, यह आपके सास ससुर हैं। तभी उसकी भाभी बोली, दीदी आपके बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमारे घर का मामला है, आप अपना घर संभालिए, आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहें। फिर रीचा गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान बोलने की, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी इस घर में बराबर का हक है। दीदी आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। अपनी भाभी को ऐसे बोलते हुए देखकर रीचा हैरान रह गई थी, उसे भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था। फिर थोड़ा संयम रखते हुए बोली, भाभी लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या बोल दिया था जो आप इतना ज़्यादा चिढ़ गई हो और अब अलग रहने की बातें कर रही हो। मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी नहीं थी, फिर आज आपको क्या हो गया है। आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती रहती थी और माँ पिताजी की खूब सेवा करती थी और उनकी इज्जत भी खूब करती थी, लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं। तभी रीचा की भाभी बोली, क्यों इसमें हैरानी वाली क्या बात है, आजकल तो कोई भी लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती, परिवार बसाना ही नहीं चाहती है। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उनके माता पिता का सम्मान और सास ससुर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अपने सास ससुर की सेवा करना ही नहीं चाहती। अब ज़्यादा
दूर ही क्यों जाना, अपने आप को ही देख लीजिए। आपके सास सारा दिन आपके घर के कामों में आपका हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की जिद लेकर बैठ गई हो और अपने मायके में आकर बैठ गई हो। फिर आप यह सब बातें मुझे कैसे कह सकती हो, जब आप भी ऐसा ही व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करती हो। भाभी की सारी बातें सुनकर ऋचा की आंखों में आंसू आ गए और अपनी भाभी की ओर देखकर और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और उसकी गाल पर निशान बना दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर ऋचा हैरान रह गई और बोली, माँ, आप लोगों को हो क्या गया है? भाभी इतना भला बुरा आप लोगों के साथ कर रही है और थप्पड़ आप लोग मुझे लगा रहे हो। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बदतमीज लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, तुम्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने के लिए जिद लगाकर बैठ गई हो, उस वक्त तुम्हारा यह विचार कहाँ गया था? तुम्हारे विचार सब कहाँ चले गए थे? उस वक्त जब तुम यह सब करती हो, जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को डांटती हो, फटकारती हो, वह उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास क्यों नहीं होता कि सासू माँ माँ समान होती है? तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही ऋचा की नज़र शर्म से झुक गई और बहुत शर्मिंदा हुई। बेटी, मैं तुम्हें कितना समझाया था और कितना समझाया करती थी, अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? मैंने कभी तुझे कोई गलत बात नहीं सिखाई थी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये लोग यही समझेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की सलाह दी थी, गलत बातें सिखाई थी। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह से हमारे साथ बातें करते हुए देखा है? अरे वह तो हमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक भी नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखा देखी में तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर ऋचा को एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। बहुत देर बाद सोचने विचारने के बाद ऋचा रात को हो चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही ऋचा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही ऋचा अपने ससुराल वापस पहुंची तो सुरेखा देवी जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उनके पैरों में जाकर गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी थी। अपनी बहू को इस तरह माफ़ी मांगते हुए देखकर सुरेखा देवी जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। सुरेखा देवी जी समझ गई कि कोई ना कोई बात तो जरूर हुई थी। आखिर 2 ही दिन में ऐसा क्या हो गया जो ऋचा उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। राहुल जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, ऋचा की आवाज़ सुनकर बाहर आया। सास बहू को इस तरह गले मिलते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया बोला। माँ जी, धन्य हैं आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनके साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर ले आएं तो कोई भी घर परिवार कभी भी उजड़ेगा नहीं। कहते कहते राहुल की आंखों में आंसू आ गए। असल में हुआ यूँ था कि जिस दिन ऋचा राहुल से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन राहुल ने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके सारा किस्सा सुना दिया था और उनसे मदद मांगी थी। ऋचा की माँ अपने दामाद और समधी जी को खूब अच्छी तरह से जानती थी,
इसलिए आज जो कुछ भी ऋचा के मायके में हुआ वह सब ऋचा के माता पिता और भाभी का सोचा समझा जाल था। यह उनका सोचा समझा नाटक था। आज ऋचा बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और सुरेखा देवी जी के साथ खूब हंसी खुशी से रह रही थी। जब राहुल घर लौटता है तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। यह नज़ारा देखकर राहुल सोचने लगा कि ऋचा की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम लें तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे और एक हंसते खेलते परिवार बन जाएंगे। इस तरह राहुल ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और अपनी माँ को वृद्धाश्रम जाने से बचा लिया और अपने हंसते खेलते परिवार को भी बचा लिया। आज वे सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहते हैं और हर सुख दुख में साथ निभाते हैं। ऋचा भी आज अपनी सासू माँ सुरेखा देवी जी के साथ बहुत ही प्यार से रहती है और उनकी खूब सेवा करती है और इसी तरह हंसी खुशी से समय बीत जाता है। जिंदगी माँ जिंदगी और पापा से पहचान मिली, कदमों में उनकी जन्नत सा जहान मिला। ए खुदा क्या मांगूँ आपसे, माता पिता जैसा मुझे इस दुनिया में जो एक अनोखा प्यार मिला। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।